हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो शेल्फ। मेरा नाम दीपक गुप्ता है और आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं सीबीडीसी के बारे में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में कि ये किस तरीके से काम हो सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके एडवांटेज क्या है और इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में। ये सारी चीज़ों को हम कवर अप करने वाले हैं इस एपिसोड में, तो अंत तक बने रहिएगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को और क्लियर करना चाहते हैं कि डिजिटल करेंसी, हमारा रुपीज़ जो है ये ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है। तो फिर इसका मतलब क्या होगा जहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है वो डिजिटल करेंसी को इशू करेगी, जबकि ऑलरेडी हमारे पास रुपीज़ जो है वो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है। हम डिजिटल फॉर्म का यूज़ करके कई सारे सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं और डिजिटल रुपीज़ को भी हम पेमेंट सर्विसेज के लिए यूज़ कर रहे हैं। बैंकिंग में और पेमेंट वगैरह में सभी जगह पर रुपीस को यूज़ कर रहे हैं। बट जब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन और इथेरियम से ही इंस्पायर हुआ है। तो बिटकॉइन जिस तरीके से अपने ब्लॉकचेन के ऊपर पूरा का पूरा काम करता है, वहीं पर सारे के सारे ऑटोमेटिकली वो रूल्स को कंप्लीट करता है और वहीं पर इशूएंस करता है ऑटोमेटिकली विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी थर्ड पार्टी और कंट्रोल ऑफ एनी थर्ड पार्टी। तो उसी से ये इंस्पिरेशन मिला है, जहाँ पर सारे कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक जो रहेंगे, हमारे केस में इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अपनी करेंसी को डिजिटल फॉर्म में इशूएंस करेंगे। इससे क्या होएगा, जो भी प्रोडक्शन जो रहेगा, जो सर्कुलेशन ऑफ मनी जो रहेगा, प्रिंटिंग ऑफ मनी जो रहेगा, इशूएंस ऑफ मनी जो रहेगा, वो इंस्टेंटली काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। अब सीबीडीसी को इशू करने के लिए जो भी सेंट्रल बैंक रहेगी वो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेगी। अब ब्लॉकचेन लाइक बिटकॉइन और इथेरियम जैसे ब्लॉकचेन को नहीं यूज़ करेगी, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज है। अब सीबीडीसी को इशू करने के लिए हर एक सेंट्रल बैंक जो है वो ब्लॉकचेन का यूज़ करेगी। बट जब मैं यहाँ पर ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूँ तो वो ब्लॉकचेन बिटकॉइन जैसा या इथेरियम जैसा कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो इशूवन जो है, ये डिजिटल करेंसी जो है वो सेंट्रल बैंक की तरफ से रहेगा। तो यहाँ पर ये डिसेंट्रलाइज बिल्कुल भी नहीं रहेगा। उनको कहीं ना कहीं पर इसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा और वो ज़रूर इसको कंट्रोल करेंगे। तो ये ब्लॉकचेन जो रहेगा, इसको आप बोल सकते हैं एक प्राइवेट ब्लॉकचेन रहेगा। ये कम्प्लीटली ओपन ब्लॉकचेन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब और एक इम्पॉर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि वो बिटकॉइन और इथेरियम जैसे ब्लॉकचेन को प्राइवेट ब्लॉकचेन बोलते हैं, और जब खुद वो अपनी डिजिटल करेंसी को इशूएंस करेंगे उस ब्लॉकचेन को वो पब्लिक ब्लॉकचेन बोलते हैं। बट ये कम्प्लीटली एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैं समझ पाता हूँ कि बिटकॉइन और इथेरियम जो है ये कम्प्लीटली एक पब्लिक ब्लॉकचेन है, क्योंकि वो कम्प्लीटली ओपन है, सभी पब्लिक के लिए अवेलेबल है। और जो ब्लॉकचेन के ऊपर सीबीडीसी को लॉन्च किया जाएगा वो एक प्राइवेट ब्लॉकचेन की तरफ से हम देख सकते हैं, क्योंकि वो कम्प्लीटली एक कंट्रोल्ड ब्लॉकचेन के ऊपर वो डिजिटल करेंसी जो रहेगी, डिजिटल रुपीज जो रहेगा, उसको लॉन्च किया जाएगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इशू करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि वो अपने करेंसी की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं। कोई भी करेंसी जो होती है वो 3 स्टेज में सरपास करती है। फर्स्ट जो होता है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड स्टोर ऑफ वैल्यू एंड थर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट। तो उनको अपने मीडियम ऑफ एक्सचेंज की एफिशिएंसी बढ़ानी है, स्टोर ऑफ वैल्यू की सिक्योरिटी बढ़ानी है और यूनिट ऑफ अकाउंट की स्टेबिलिटी बढ़ानी है। यही इंपॉर्टेंट रीज़न है हर कोई सेंट्रल बैंक जो है, दुनिया की हर सेंट्रल बैंक अपने सीबीडीसी को लॉन्च करने के पीछे है। कोई सेंट्रल बैंक लॉन्च कर दिया है, किसी ने लॉन्च कर दिया है, तो कोई अभी तक बड़े स्केल के ऊपर उसको टेस्टिंग कर रहा है, कोई इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा है। इवन आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जो कैश का यूज़ जो है, फिजिकल कैश नोट का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जहाँ पर हम सभी लोग जो है वो ऑनलाइन पेमेंट, फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिर ऐप में से ही पेमेंट वगैरह करना, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी चेंज हो रही है, जहाँ पर फिज़िकल कैश की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। तो इसी के चलते जो है वो सीबीडीसी के करेंसी का यूज़ केस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि
क्योंकि धीरे धीरे इंडिया में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल के ऊपर कन्वर्ट होती जा रही है। नेक्स्ट कारण जो है सीबीडीसी को इशू करने के पीछे वो है अपने पेमेंट सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाना। रिटेल में जितने भी ट्रांजैक्शन अभी हो रहे हैं वहाँ पर अभी भी कैश से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कई जगह पर ऑनलाइन भी हो रहे हैं, तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, जहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल, पॉस जैसे जगह पर और ऑनलाइन पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन जो रहेंगे, रिटेल ट्रांजैक्शन जो रहेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर और एफिशिएंट वे में फास्ट हो सके। नेक्स्ट ब्यूटीफुल रीज़न इज़ ट्रांजिशन टू द कैशलेस सोसाइटी। अब धीरे धीरे जितने भी लोग जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि फ़िज़िकल कैश की उनके पास अभी अवेलेबिलिटी भी नहीं होती है। एटीएम की भी अभी यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम होती जाएगी धीरे धीरे आगे आने वाले डेज़ में, जहाँ पर हम सभी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन कर पाएंगे। सीबीडीसी का यूज़ कर जहाँ पर आप अपनी जो सीबीडीसी जो रहेगी, अपनी जो डिजिटल रुपीज़ जो रहेगी, उसको आप अपने मोबाइल के डिजिटल वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं और वहीं से डायरेक्टली कहीं पर भी पेमेंट या किसी सर्विसेज को यूज़ भी कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज लाइक अ बिटकॉइन का इस्तेमाल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जहाँ पर रेमिटेंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फियाट मनी को एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है और काफ़ी बड़ी फ़ीस भी देनी पड़ती है, पर क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वही फीचर जो है वो हम सीबीडीसी में भी देख सकते हैं, जहाँ पर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है वो एफिशिएंटली हो सकता है, फास्ट हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा कम फीस में हो सकता है। तो सीबीडीसी को इशू करने के पीछे ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अब हम बात करते हैं सीबीडीसी के कुछ बेनिफिट्स की एंड एडवांटेजेस की। तो सबसे पहला ऑब्वियस एडवांटेज ये है कि टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी। सीबीडीसी को यूज़ करके जो इंटरमीडिएटरी पार्टीज़ रहेगी, जैसे कि बैंक्स, क्लियरिंग हाउसेस, उसको इग्नोर किया जाएगा और हम डायरेक्टली पेमेंट कर पाएंगे वन पार्टी टू अनदर पार्टी। पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे इंस्टेंटली। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये सारे फीचर जो है ये ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज लाइक अ बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी सारे जो डिसेंट्रलाइज अच्छे वाले क्रिप्टो करेंसी जो है उसी के फीचर जो है यहाँ पर हम देख सकेंगे। नेक्स्ट अनदर एडवांटेज हो सकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहाँ पर हम अपने सीबीडीसी को डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन में, अपने डिजिटल वॉलेट में स्टोर कर पाएंगे, कितनी भी बड़ी अमाउंट या छोटी अमाउंट, और उसका होल्डिंग फीस जो रहेगा या फिर मिनिमम बैलेंस बोलिए, ये काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है और ये कम्प्लीटली एक्चुअली चेंज कर देगा जो जहाँ पर हम ट्रेडिशनली बैंक में जाकर डिपॉजिट करते थे। क्योंकि जब सीबीडीसी एक फुल फेज़ में आ जाएगा तो उस समय पर जो रहेगा वो जो फिजिकल कैश जो है वो नहीं रहेगा, बट सीबीडीसी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करके यानी कि अपने स्मार्टफोन के डिजिटल वॉलेट से ही हम सारी चीज़ें ईजिली कर पाएंगे और वो वॉलेट जो होगा वो सीधा का सीधा डायरेक्टली सेंट्रल बैंक के डेटाबेस से या ब्लॉकचेन से या सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड रह सकता है। नेक्स्ट अनदर बड़ा यूज़ केस, बड़ा एडवांटेज सीबीडीसी को इशू करने के बाद ये हो सकता है कि जितने भी इलिसिट एक्टिविटी जो हो रही है उसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे। यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो हर एक छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन का भी इजीली रिकॉर्ड रख पाएंगे। जहाँ पर हम फिज़िकल कैश की बात करते हैं तो वहाँ पर जब फिज़िकल बात आती है कैश की तो वहाँ पर कोई किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पर जो है वो इलीगल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। बट जब बात करते हैं हम डिजिटल करेंसी की, जहाँ पर हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो है वो सेंट्रल बैंक के सर्वर के ऊपर इजीली उनको मिल जाएगा और इसी का वो यूज़ कर सकते हैं टैक्स कलेक्शन के लिए या तो फिर किसी इलीगल एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए। सीबीडीसी का और भी फ़ायदा हो सकता है जहाँ पर मनी क्रिएशन, मनी इशूएंस, मनी डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई ऑफ मनी, ये सारी चीज़ें जो है, सारे काम जो है इंस्टेंटली हो सकते हैं और इजीली ट्रैकेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों बैंक ऑफ इंग्लैंड ये वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है, वन ऑफ द फर्स्ट सेंट्रल बैंक है जिन्होंने ग्लोबल स्केल के ऊपर सीबीडीसी के बारे में डिस्कशन किया और उसको इंट्रोडक्शन करने की, इशुएंस करने की यहाँ पर बात की थी। बट उसी के बाद जो है सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन, इन्होंने तो अपना सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो उनका ई क्रोना जो है इसको लॉन्च भी किया है और अभी वो टेस्टिंग फेज़ में है।
और भी ऐसे कई सारे बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो है, इन्होंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिए। फॉर एग्जांपल द सेंट्रल बैंक ऑफ उरुग्वे, इन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया है। और फिर द ईस्टर्न कैरिबियन सेंट्रल बैंक भी है, बैंक ऑफ स्पेन भी है, इन्होंने भी ऑलरेडी यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेंगे और वो अभी टेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। यही नहीं, जबकि चाइना में भी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो उनकी सेंट्रल बैंक जो है, इन्होंने भी यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया था कि वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेंगे। और तो और जो यूएस की फेडरल बैंक जो है वो भी यहाँ पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि अपनी खुद की सीबीडीसी डिजिटल डॉलर को लॉन्च करने वाली है। और इनफैक्ट इंडिया में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी हमारा डिजिटल रुपी जो है उसको लॉन्च करने की यहाँ पर बात चल रही है, जो कि खुद हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जो है सुभाष चंद्र गर्ग, इन्होंने अपने ब्लॉग में यहाँ पर एक्सप्लेन किया था और उन्होंने ये भी बताया था कि ये हमारा न्यू डिजिटल रुपीज़ रहेगा जिसको हम डिजिटल वॉलेट में स्टोर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के इशुएंस से, उसके आ जाने से क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से क्रिप्टो इंडस्ट्री में कम्प्लीटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जब लोगों को पता चलेगा कि ये सीबीडीसी जो है ये ब्लॉकचेन का यूज़ कर रही है और ब्लॉकचेन एक्चुअली में रियल ओपन ब्लॉकचेन जो होता है वो बिटकॉइन का है, इथेरियम का है, जो कि कम्प्लीटली ओपन है, पब्लिकली अवेलेबल है, सेंसरशिप रेसिस्टेंस है, बॉर्डरलेस है और न्यूट्रल है। बट गवर्नमेंट जो है वो हमेशा इस ओपन पब्लिक ब्लॉकचेन को प्राइवेट ब्लॉकचेन बोलेगी और अपने खुद के ब्लॉकचेन को एक पब्लिक ब्लॉकचेन बोलेगी। तो आगे जाकर धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा और कई सारे लोगों को बिटकॉइन जैसी एक ट्रू ओपन ब्लॉकचेन के बारे में पता चलेगा, एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता चलेगा और इसी का एडवांटेज जो है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पड़ेगा। और आगे आने वाले फ्यूचर में कई सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल होने वाली है, तो उसका भी फ़ायदा जो है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के द्वारा ही लिया जाएगा। तो सेंट्रल बैंक का होना और क्रिप्टो करेंसी का होना ये कम्प्लीटली को एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो है तो क्रिप्टो करेंसी को नहीं होना चाहिए और अगर क्रिप्टो करेंसी है तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने देखा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आखिर में होती क्या है, उसके मीनिंग, बेनिफिट, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज और उसका क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमने इस एपिसोड में कवर अप की है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट के साथ साथ इस एपिसोड को, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आने वाले सारे फ्यूचर वीडियो जो रहेंगे वो आपको सही समय पर मिलते रहे। सो दोस्तों, इतना ही आज के लिए। नाउ आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।